हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल लर्न बैचलर ऑफ एजुकेशन में। मैं मनीषा साहू आज के इस सेशन में आपका स्वागत करती हूँ। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं इम्पोर्टेंट टीचिंग मेथड्स। सभी स्टूडेंट के लिए ये सेशन वेरी इंपॉर्टेंट है, चाहे आप सी-टेट की तैयारी कर रहे हो, सी-जी-टेट की तैयारी कर रहे हो या फिर अदर स्टेट किसी भी टेट की तैयारी कर रही हो। हर एग्ज़ाम में यह मेथड पूछा जाता है। इम्पॉर्टेंट वीडियो है, प्लीज़ स्किप मत कीजिएगा। हम सभी मेथड्स को एक एक करके देखेंगे। यहाँ पर हम सभी मेथड को समझेंगे। ये सेशन जो स्टूडेंट बीएड कर रहे हैं या फिर टीचिंग फील्ड से जुड़े हैं उनके लिए भी वेरी इम्पोर्टेंट। तो आप सभी लास्ट तक बने रहिए हमारे इस चैनल लर्न बैचलर ऑफ एजुकेशन के साथ। सो गैस, किसी भी टॉपिक को पढ़ाने में टीचिंग मेथड बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। कौन सी शिक्षण विधि छात्रों के लिए उपयुक्त होगी, इसका नॉलेज एक टीचर्स को होना आवश्यक है। एज अ टीचर अगर हम टीचिंग मेथड का यूज़ कर रहे हैं तो हमें यह भी देखना पड़ता है कि हमारे क्लास में किस टाइप के स्टूडेंट्स हैं। जैसे मान लीजिए गिफ्टेड स्टूडेंट है, उनके लिए कौन सा मेथड यूज़ करेंगे, स्लो लर्नर्स हैं उनके लिए कौन सा मेथड यूज़ करेंगे। तो हमें इन सभी बातों का क्या है, ध्यान रखना पड़ता है। एक टीचर्स के लिए जो टीचिंग मेथड है वो एक गाइड का काम करती है। यहाँ पर हम टीचिंग मेथड पढ़ने से पहले ये जानना चाहेंगे कि टीचिंग मेथड होता क्या है, क्योंकि जब तक हम टीचिंग मेथड के बारे में नहीं जानेंगे, उसके बारे में नॉलेज नहीं लेंगे, तब हम उसे कैसे क्लासरूम में यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, जब भी कोई व्यक्ति क्या करता है, किसी भी कार्य को अच्छे से करने का मन बनाता है तो सबसे पहले वह उस कार्य को सक्सेसफुली करने के लिए उसके तरीके के बारे में सोचता है या फिर उसमें विचार करता है। यदि किसी कार्य को हम बिना सोचे ही शुरू कर दें तो सक्सेस मिलना पॉसिबल नहीं होता है। इसी प्रकार क्या है, टीचर भी किसी भी टीचिंग कार्य को जब स्टार्ट करती हैं तो सबसे पहले वो यह डिसाइड करती हैं कि किस लेसन को या फिर किस टॉपिक को किस मेथड से पढ़ाया जाए, जिससे उसका क्या है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इफ़ेक्टिव हो। तो हम टीचिंग मेथड किसे कह सकते हैं, जिस ढंग से जो टीचर्स स्टूडेंट को ज्ञान प्रोवाइड करता है या जिस वे से टीचर कंटेंट को क्या है क्लासरूम में प्रेजेंट करता है, उसे हम क्या कह सकते हैं, टीचिंग मेथड कह सकते हैं, या फिर हम उसे पढ़ाने का तरीका कहा जा सकता है। यहाँ पर टीचिंग मेथड के द्वारा ही हम अपनी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को और ज़्यादा इफ़ेक्टिव बना सकते हैं। यहाँ पर हम इम्पॉर्टेंट टीचिंग मेथड देखेंगे। फिलहाल इस सेशन में हमारा सबसे पहले मेथड है लेक्चर मेथड, व्याख्यान विधि, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, प्रदर्शन विधि, लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, व्याख्यान सह प्रदर्शन विधि, ह्यूरिस्टिक या फिर डिस्कवरी मेथड, खोज मेथड, प्लेवे मेथड, खेल विधि, इंडक्टिव मेथड, आगमन विधि, डिडक्टिव मेथड, निगमन विधि, टेक्स्ट बुक्स मेथड, पाठ्य पुस्तक विधि। हम सबसे पहले लेक्चर मेथड की बात करेंगे। व्याख्यान विधि, इसे किसने दिया गया था, इसे एक जो थे वो प्लेटो के द्वारा दिया गया था। जो लेक्चर मेथड है बहुत ही ट्रेडिशनल मेथड कहा जाता है। यह विधि बहुत प्राचीन विधि है। इसका उपयोग हम उस टाइम से करते आ रहे हैं जब हमारे पास ना कोई बुक था और ना ही किसी प्रकार के ऑपरेटर्स होते थे। लेक्चर मेथड को हम भाषण विधि भी कह सकते हैं। यह क्या है, एक टीचर सेंटर्ड मतलब शिक्षक केंद्रित विधि है, क्योंकि इसमें क्या है, टीचर बहुत ज़्यादा एक्टिव होती हैं। जो टीचिंग मेथड है, ठीक है, हमारे टीचिंग मेथड जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उसमें लेक्चर मेथड का बहुत ज़्यादा महत्व है, क्योंकि इसमें टीचर्स क्या करते हैं, अपने एक्सपीरियंस के आधार पर ही कंटेंट को समझाती हैं। इसमें छात्रों की एबिलिटी और उसके प्रीवियस नॉलेज को भी ध्यान में रखा जाता है। यहाँ पर टीचर्स का मेन रोल रहता है, क्योंकि टीचर कंटिन्यू बोलते हैं तो वो एक्टिव रहते हैं। यहाँ पर स्टूडेंट जो रहते हैं वो पैसिव लर्नर रहते हैं। पैसिव लर्नर मतलब निष्क्रिय श्रोता रहते हैं। वो चुपचाप बैठकर टीचर जो बोल रहे हैं उसको कंटिन्यू सुनते जाते हैं। इसलिए यह प्रोसेस क्या कहलाएगा, वन वे प्रोसेस कहलाएगा। इसके बाद हम आगे देखते हैं यूजेस ऑफ लेक्चर मेथड। जो
व्याख्यान विधि है उसके क्या क्या उपयोग हो सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले टू सेव टाइम, समय की हमारी बचत करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। लेक्चर मेथड के द्वारा हम जो कंटेंट पढ़ाते हैं वो कम समय में बहुत ज़्यादा पढ़ा सकते हैं, इसलिए यहाँ पर हमारा जो समय की बचत वो ज़्यादा होती है। इसके बाद देखिए टू प्रोवाइड एडिशनल कंटेंट, हमको सिर्फ लेक्चर देते चले जाना है, इसलिए हम क्या अतिरिक्त जो कंटेंट होते हैं उसको भी इसमें बता सकते हैं। इसके साथ साथ टू क्लेरिफाई द सब्जेक्ट मैटर टू, कोई भी कंटेंट है या विषय वस्तु उसको अच्छी तरीके से क्लेरिफाई करने के लिए, स्पष्ट करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। फिर आपका समराइज द सब्जेक्ट मैटर, विषय वस्तु के संक्षिप्तीकरण के लिए लेक्चर मेथड द्वारा हम स्टूडेंट के सामने जो बहुत बड़ा कंटेंट होता है उसका समराइजेशन प्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि जब भी छात्र क्या है पढ़ने के लिए बैठेगा तो वो पूरा डिटेल में नहीं पढ़ेगा, उसका समराइजेशन उसको वहाँ पर याद रहेगा। इसके साथ साथ हम जो न्यू एंड डिफ़िकल्टी फैक्ट है उसको बताने के लिए भी लेक्चर मेथड का यूज़ कर सकते हैं। अब आगे हम देखते हैं जो लेक्चर मेथड उसके मेरिट और डीमेरिट कौन से। तो सबसे पहले हम इसके मेरिट देखेंगे। मेरिट में है आपके ये किसके लिए यूज़फुल है। सबसे पहले तो हाई जो क्लासेस होते हैं उसके लिए यूज़फुल होते हैं, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ लेक्चर चलता है, जो टीचर्स है वो भाषण देते रहता है, तो वो बड़ी बच्चों की जो मेंटल एबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग रहता है। दूसरा है अत्यधिक अल्पव्ययी, मतलब ये ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होती क्योंकि सिर्फ हमको इसमें लेक्चर देना है। उसके बाद एक कम समय में अधिक सूचनाएं प्रदान करने वाली विधि है। हमको क्या करना है, सिर्फ लेक्चर देना है, बोलते जाना है, तो हम कम टाइम में भी अधिक से अधिक बातों को यहाँ पर बोल सकते हैं। फिर अगला है यहाँ पर विषय का तार्किक क्रम बना रहता है। इसका मतलब ये है क्योंकि क्या कि जो टीचर्स होते हैं वो पहले से ही क्या पढ़ाना है उसको एक ऑर्गेनाइज करके लाते हैं, नियोजित करके लाते हैं, व्यवस्थित ढंग से लेके आते हैं, तो इसमें किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम होने की कोई गुंजाइश नहीं होती। फिर इसमें जो टीचर्स रहता है वो हमेशा एक्टिव रहता है। क्यों एक्टिव रहेगा, क्योंकि वो बोलते रहता है, इसलिए हमेशा एक्टिव रहता है। अब इसके बाद इसका डीमेरिट देखिए, ये है क्या है, जो प्राइमरी लेवल्स की क्लासेस उसके अनुपयोगी होती है। क्यों अनुपयोगी होगी, क्योंकि बच्चे छोटे रहते हैं, तो आप जो लेक्चर दोगे तो वो सुनने से ज़्यादा देखने पर ध्यान देते हैं, इसलिए जो मेथड होता है वो प्राइमरी लेवल से स्टूडेंट्स के लिए अनुपयोगी होता है, कहा जा सकता है। इसके बाद है छात्र निष्क्रिय रहते हैं। छात्र इसलिए निष्क्रिय रहते हैं कि आप अगर टीचर्स कंटिन्यू बोलते रहेगा तो एक टाइम बाद स्टूडेंट्स क्या हो जाते हैं, बोर हो जाते हैं, वो बातों को ध्यान नहीं देते, वो चुपचाप सिर्फ बैठे रहते हैं। इसके बाद अमनोवैज्ञानिक विधि। अमनोवैज्ञानिक विधि वह विधि होती है जिसमें हम छात्र जो स्टूडेंट्स होते हैं उनकी रुचि, उनकी योग्यताओं पर कोई हम ध्यान नहीं देते। मनोवैज्ञानिक विधि के अंतर्गत हम छात्रों की योग्यता, उनके इंटरेस्ट, उसकी एबिलिटी, उसका मेंटल लेवल, इन सब चीज़ों को ध्यान पर रखकर ही कंटेंट तैयार करते हैं। इसके बाद है छात्र केवल क्या करता है, टीचर्स पर ही डिपेंड रहेगा। ऑब्वियस सी बात है, वो इसलिए डिपेंड रहेगा क्योंकि यहाँ पर टीचर कंटिन्यू बोलेगा तो वो उसकी बात को सुनेगा। यहाँ पर क्या है, उसके बाद वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास नहीं हो पाता। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास इसमें इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि यहाँ पर टीचर्स कंटिन्यू उसको बोलते रहता है, वो केवल टीचर्स पर ही डिपेंड रहते हैं, जिससे उनकी जो है तर्क शक्ति होती है उनका डेवलपमेंट नहीं होता, उनमें स्वयं से खोजने, चिंतन करने, थिंकिंग पावर, ये सब चीज़ों को उसको प्रेरणा नहीं मिलती है, वो उससे मोटिवेट नहीं होता। ये वन वे मार्गी विधि होती क्योंकि इसमें टीचर ही एक्टिव रहता है, जो स्टूडेंट रहते हैं वो पैसिव रहते हैं, वो सुनते ही नहीं है यहाँ पर। ठीक है, ये तो हुआ लेक्चर मेथड के मेरिट एंड डीमेरिट। अगला हम देखते हैं डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड, प्रदर्शन विधि। प्रदर्शन विधि क्या होती है? प्रदर्शन विधि देखिए, प्रदर्शन विधि वेरी कॉमन मेथड यूज्ड इन साइंस एंड मैथमेटिक्स। एक साइंस और मैथमेटिक्स ऐसा विषय है जिसको ना टीचर पढ़कर और ना ही स्टूडेंट सुनकर सीख सकते हैं। इसके जब तक हम किसी भी विषय वस्तु को डिमॉन्स्ट्रेट नहीं करेंगे, प्रदर्शन नहीं करेंगे, तब तक वो चीज़ों को नहीं सीख पाएंगे। इस मेथड में जो टीचर्स होते हैं किसी भी कंटेंट को पढ़ाने के साथ साथ उससे संबंधित प्रयोग करते हैं और वो प्रयोग वो स्वयं करके दिखाते हैं। वो स्टूडेंट अपने स्थान पर बैठे बैठे उन प्रयोगों या एक्टिविटी को सिर्फ देखते चले जाते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि ये जो है यूज़ इन प्राइमरी क्लासेस, जो प्राइमरी लेवल्स के बच्चे हैं उनके लिए यह यूज़फुल हो सकता है। इसमें जो बच्चे हैं
ठीक है। स्टूडेंट्स होते हैं उनकी मल्टी सेंसरी जो ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं, ठीक है, वो शिक्षण वो ज़्यादा हो सकता है क्योंकि ये आँख के साथ साथ सुनने का भी काम कर रहे हैं। तो इस प्रकार से वहाँ पर स्टूडेंट और टीचर दोनों ही एक्टिव फॉर्म में रहते हैं। जो स्टूडेंट होता है वो चुप नहीं रहता है, यहाँ पर वो देखने का काम, सुनने का काम करते हैं। इससे उनके सभी ज्ञानेंद्रिय सेंसेस जो हैं वो एक्टिव होती है। इसके बाद देखिए इसमें और क्या हम बता सकते हैं। अब टीचर्स भी एक्टिव, स्टूडेंट भी एक्टिव, तो हमारा इन्वायरमेंट भी एक्टिव हो जाता है। ठीक है, जो हमारा वातावरण होता है वो सक्रिय हो जाता है यहाँ पर, क्योंकि स्टूडेंट और टीचर्स दोनों ही क्या करते हैं, स्टूडेंट टीचर्स जो है प्रयोग करके दिखाते हैं और स्टूडेंट उनको देखते चले जाते हैं। ये तो फिर भी दोनों एक्टिव होने के बाद भी हम इस मेथड को टीचर सेंटर्ड मेथड कह सकते हैं, क्योंकि ये शिक्षक के ऊपर, टीचर्स के ऊपर डिपेंड है। टीचर ही स्वयं प्रयोग करके दिखाता है, स्टूडेंट उसको प्रयोग नहीं करता है। नेक्स्ट हम देखते हैं लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। दिस इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ लेक्चर एंड डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। ये जो मेथड होता है वो लेक्चर मेथड, व्याख्यान विधि और डेमोन्स्ट्रेशन मेथड दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। ये टीचर सेंटर्ड मेथड होता है। क्यों मेथड होता है? क्योंकि इसमें जो टीचर्स होते हैं वो प्रयोग करके स्टूडेंट्स को दिखाते हैं, दिखाने के साथ साथ अपना लेक्चर भी देती हैं। तो जो साइंस या इससे रिलेटेड ऐसे जो विषय होते हैं, हाँ, उसको हम सिर्फ बातें करके उनके बारे में नॉलेज नहीं दे सकते। एक क्या है, ये जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स होते हैं। इसके लिए जो टीचर्स होता है वो सुनाकर या छात्रों के द्वारा सुनकर हम इस विषय को नहीं पढ़ सकते हैं। इसमें, इस विधि में यह बोला जा सकता है कि जो टीचर्स होते हैं किसी भी कंटेंट को पढ़ाने के लिए लेक्चर के साथ साथ उससे संबंधित जो एक्सपेरिमेंट होते हैं वो स्वयं करके इसको बताते चले जाता है। ठीक है, इससे किसी भी कंटेंट को जो पढ़ाने समझाने के साथ साथ उससे संबंधित हम उसकी स्ट्रक्चर या उसका कार्य जो प्रणाली है उसके बारे में भी सही रूप से बताते हैं। इस विधि में विद्यार्थी क्या करते हैं, अपने स्थान पर बैठे बैठे विभिन्न प्रकार के प्रयोग को देखते हैं, क्रियाएं को भी देखते हैं। ठीक है, इससे स्टूडेंट जो भी कंटेंट एक टीचर बता रहा है या दिखा रहा है उसको सुनते भी हैं और देखते भी। इससे स्टूडेंट क्या है, एक्टिव होते हैं, एक्टिव रहते हैं। इसमें, इस मेथड में जो टीचर्स होते हैं वो समय समय पर क्या कर सकते हैं, स्टूडेंट से प्रश्न भी पूछ सकते हैं, जिससे हमारा इन्वायरमेंट क्या होता है, एक्टिव होता है। इसके साथ साथ जो स्टूडेंट होते हैं वो अब उनसे प्रश्न पूछेंगे तो प्रश्नों के लिए वो सोचेंगे, चिंतन करेंगे, तार्किक क्षमता का डेवलपमेंट आएगा। तो उससे इनका क्या होता है, स्टूडेंट्स का मेंटल डेवलपमेंट होता है। ठीक है, इसके साथ साथ क्लियर एंड स्टेबल नॉलेज। यहाँ पर बच्चों को हम लेक्चर के साथ साथ प्रयोग करके भी दिखा रहे हैं, तो बच्चों का वहाँ पर, स्टूडेंट का जो नॉलेज होता है वो स्टेबल हो जाता है, वह क्लियर रहता है। जो वाक्यांश प्रदर्शन होती है वो किस पर बेस्ड होती है, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स पर बेस्ड होती है। सरल से कठिन की ओर जाती है, मतलब हम बच्चों को इजी वे से लेकर टफ वे तक लेके जाते हैं। ये 2 वे प्रोसेस है। क्यों? क्योंकि इसमें दोनों के दोनों एक्टिव होते हैं। हम अगला मेथड देखते हैं, ह्यूरिस्टिक या खोज विधि मेथड। ठीक है, जो प्रदर्शन विधि होती है, प्रदर्शन विधि में हम ये वहाँ पर ये देखते हैं कि बच्चे क्या है, स्वयं से खोज नहीं कर पा रहे हैं, वो खुद से एक्टिव नहीं रहते हैं। तो ये जो मेथड है, ह्यूरिस्टिक मेथड है, उन दोनों या तीनों विधियों से कहीं ज़्यादा अच्छी मानी जाती है, जिसे हम कहते हैं ह्यूरिस्टिक मेथड। इसके डिस्कवर कौन थे, इसे खोज करता, ये जन्मदाता प्रोफेसर हेनरी एडवर्ड आर्मस्ट्रॉन्ग थे। ये हमेशा पूछा जाता है। ये जो है ग्रीक वर्ड जो है, ग्रीक वर्ड से निकला है ह्यूरिस्को, जिसका मतलब होता है आई फाइंड आउट। आई फाइंड मतलब मैं, आई डिस्कवर, मैं खोजता हूँ। इसमें जो टर्म ह्यूरिस्टिक है उसका मीनिंग होता है अपने अनुभवों के माध्यम से खोजना। लर्नर इसमें क्या करते हैं, अपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी खुद ढूंढते हैं। जो आर्मस्ट्रॉन्ग थे उन्होंने क्या कहा था कि जो साइंस का एक एम होता है, तो उस जो विज्ञान का जो उद्देश्य है वो केवल जो टीचर्स के द्वारा दिए गए ज्ञान को ही पाना नहीं होता है,
बल्कि जो हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं, ठीक है, उसके आधार पर निष्कर्ष निकालना होता है और उस सिद्धांत का, किसी भी सिद्धांत का निर्माण करना होता है। इस विधि में जो स्टूडेंट होते हैं कुछ बातों को क्या है, ज्ञान का आधार मानकर अपने ढंग से प्रयोग करते हैं और ज़रूरत पड़ने पर इस टीचर से अपनी सलाह भी लेते हैं और लास्ट में स्वयं किसी भी परिणाम पर पहुंच जाते हैं। इस प्रकार जो कुछ भी वह एक्सेप्ट करेगा, ग्रहण करेगा, उसको अपने दिमाग में बैठा लेते हैं। इस विधि में जो स्टूडेंट होता है एक खोजी बालक के रूप में कार्य करता है। मतलब यहाँ पर स्टूडेंट अपने प्रॉब्लम को खुद ही सॉल्व करता है, ज़रूरत पड़ने पर वह टीचर से उसका हेल्प ले सकता है। इससे बच्चों में क्या होते हैं, क्रियाशीलता का गुण उत्पन्न होता है। क्यों? क्योंकि इस विधि में टीचर जो है स्टूडेंट पर ज्ञान को थोपता नहीं है, बल्कि स्वयं स्टूडेंट जो है स्वयं अपने प्रयत्न के द्वारा ही कोई भी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को प्राप्त करने का प्रयास करता है। इस तथा जो नए प्रकार के थॉट होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं, उसको पाने के लिए वो हमेशा क्या करते रहता है, क्रियाशील रहेगा। इसके बाद देखिए इसमें और क्या होता है, डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक एटीट्यूड, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास। ऑब्वियस सी बात है कि हम खोज विधि के द्वारा छात्रों में क्या है, उनके साइंटिफिक एटीट्यूड का डेवलपमेंट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? क्योंकि इसमें जो स्टूडेंट होते हैं स्वयं क्या है, प्रिंसिपल्स की खोज करते हैं, सिद्धांतों की खोज करते हैं, जिससे उनमें एक ऑब्जर्वेशन, निरीक्षण की भावना, ठीक है, जिज्ञासा की भावना पैदा हो सकती है और वह वैज्ञानिकों की तरह ही सोचने, समझने, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में सक्षम हो जाता है। इससे उनका वैज्ञानिक दृष्टिकोण बढ़ता है। जो साइंटिफिक एटीट्यूड होता है उसमें डेवलपमेंट होता है। फिर इसमें देखिए, जैसे मैंने पहले बताया था कि स्टूडेंट क्या होते हैं, एक्टिव होती हैं, उनका जो नॉलेज होता है वह क्लियर एंड स्टेबल दोनों होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं खेल विधि। ये जो प्लेवे मेथड है, खेल विधि है, इसे किसने दिया था? इसे दिया था फ्रॉबेल एंड हेनरी कुक। इसके जन्मदाता हेनरी कुक को माना जाता है, क्योंकि सबसे पहले जो खेल विधि है उसको उन्होंने, हेनरी कुक ने उसको लेके आया था। फिर आगे जाकर इसको फ्रॉबेल ने आगे बढ़ाया था। ठीक है, जो फ्रॉबेल थे वो इन्हीं के शिष्य थे। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि जो खेल विधि है उसके जन्मदाता कौन है? हेनरी कुक है। फ्रॉबेल ने ही खेल विधि को आगे बढ़ाया, फिर उन्होंने ही किंडर गार्डन को भी लेकर आए। तो हम ये कह सकते हैं इसमें कि जब बालक को, जो स्टूडेंट्स होते हैं, उनको हम खेल खेल में शिक्षा देते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? खेल शिक्षण विधि कहते हैं। या टीचर्स के द्वारा छात्रों को खेल के माध्यम से सिखाने की विधि को क्या कहा जा सकता है? खेल विधि किया जा सकता है। इसमें छात्रों पर कोई बाउंडेशन नहीं होता, उनको स्वतंत्र छोड़ दिया जाता है। मतलब वो खुद से अभिप्रेरित होकर ही सीखते हैं। इसके बाद देखिए ये किस प्रिंसिपल पर कार्य करते हैं? लर्निंग बाय डूइंग, इंडिविजुअल डिफरेंसेस, चाइल्ड सेंटर मेथड। ठीक है, यहाँ पर जो खेल विधि होती है वह करके सीखने पर आधारित होती है, क्योंकि बच्चे इसमें स्वयं करता है, करके खुद ही सीखता है। फिर इंडिविजुअल डिफरेंसेस, व्यक्तिगत भिन्नता, हर बालक को अपनी अपनी स्वतंत्रता होती है, हर बालक अपने अपने ढंग से सीखता है। चाइल्ड सेंटर मेथड, बाल केंद्रित शिक्षा है, बालकों की आदतों, रुचि, उसकी आवश्यकताओं के अनुसार ही उनको वैसा खेल प्रोवाइड किया जाता है। अगला हम देखेंगे इंडक्टिव मेथड, आगमन विधि। या मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेथड है। आगमन विधि क्या होता है? आगमन विधि में सबसे पहले हम कंटेंट जो भी हम पढ़ाएंगे या विषय वस्तु संबंधित एग्जाम्पल्स दे देते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स देते हैं और उन्हीं एग्जाम्पल्स के माध्यम से या उन्हीं एग्जाम्पल को आधार मानकर हम नियम स्थापित करते हैं। वो क्या कहलाएगी? आपकी इंडक्टिव मेथड या फिर आगमन विधि कहलाती है। इस विधि में जो स्टूडेंट होते हैं वो खुद ही किसी बड़े तथ्यों, कोई फैक्ट है, उसको आधार मानकर अपनी जो मेंटल एबिलिटी है, मानसिक शक्ति है, उसके द्वारा एक विशेष नियम तक पहुंचता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो हम बहुत सारे जो उदाहरण देते हैं उन्हीं उदाहरणों को आधार मान लेगा और जो स्टूडेंट है वो तार्किक ढंग से, ठीक है, थिंकिंग अपने नॉलेज को लगाकर विचार विमर्श करते हुए किसी विशेष सिद्धांत या पद्धति या नियम पर या फॉर्मूले पर वो पहुंच जाते हैं। देखिए ये जो आगमन विधि होती है, आगमन विधि ये
ये 4 ये 5 जो है वो शिक्षण सूत्र पर काम करती है। ये तो हम छात्र केंद्रित विधि कह सकते हैं। ये आगमन विधि उदाहरण से नियम तक चलती, पहले उदाहरण दे देते हैं, फिर नियम पर पहुँचते हैं, फिर है स्थूल से सूक्ष्म पर, मतलब प्रोसीड फ्रॉम कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है, फिर यहाँ पर यह आता है इसका विशिष्ट से स्पेसिफिक टू सामान्य, मतलब विशेष प्रकार के उदाहरण देते हैं, उससे हम सामान्य नियम तक पहुँचते हैं। ज्ञात से अज्ञात, बच्चों को उदाहरण के माध्यम से ज्ञात करवा कर हम किसी नियम पर जा रहे हैं, जो नियम हमको नहीं पता वो अज्ञात कहलाएगा। मूर्त से अमूर्त की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर मतलब किसी चीज़ को आधार मानकर हम किसी अमूर्त की ओर जा रहे हैं, वो आपका ये कहलाएगा। इसके बाद इसमें देखिए अगला है